अपना फ्लैश बैटमैन या सुपरमैन जितना फेमस तो नहीं है, पर रिलेटेबल तो बहुत है। फ्लैश की लाइफ की प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ की प्रॉब्लम से ज्यादा अलग नहीं है। लड़की उससे भी नहीं पट रही है और अपनी से बड़ी वंडर वुमन पे लाइन मारना वो भी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए जब से जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग देखी है, द फ्लैश का इंतजार तो तभी से है। आई नो फ्लैश को हमने सबसे पहले जस्टिस लीग में देखा था, पर वो तो एक बुरा सपना है ना, उसको तो मैं भूल जाना चाहता हूँ। अब आप बोलोगे कि फ्लैश को तो हमने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में भी तो देखा था, पर वो तो एक झलक थी ना। फ्लैश के कैरेक्टर से असली मुलाकात तो हमारी जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग में ही तो हुई थी। वैसे द फ्लैश मूवी की अनाउंसमेंट तो अक्टूबर 2014 में ही हो गई थी और तब इसको फिल लॉर्ड और क्रिस मिलर बनाने वाले थे, पर कई नाम बदले जाने के बाद फाइनली द फ्लैश बनाने का मौका एंडी मुशैटी को मिला। एंड ओ बॉय, क्या गजब की फिल्म बनाई उन्होंने, मजा आ गया। इस एक फिल्म ने सारे इमोशंस मुझे फील करा दिए, हंसा दिया, रुला दिया, पेरेंट्स का महत्व समझा दिया, बस और क्या चाहिए। देखो, अगर आप जहान भर की पॉलिटिक्स में फंसोगे और एजरा मिलर की रियल लाइफ को उसकी रियल लाइफ से अलग नहीं रख पाओगे, तो आप द फ्लैश क्या, दुनिया का कोई भी कंटेंट कभी भी एंजॉय नहीं कर पाओगे। वैसे भी मैं कौन होता हूँ उसको जज करने वाला या पनिश करने वाला। आई एम जस्ट अ गाय हु लव्स मूवीज अ लॉट and likes to ramble about it। और वैसे भी उसने गलत किया है तो उसको सजा मिलेगी, पर उसकी परफॉर्मेंस में तो दम है और उसमें कोई शक नहीं है। सुपर हीरोज हमें क्या देते हैं? एक सुनहरे भविष्य का सपना। सुपर हीरो मूवीज हम इसीलिए तो देखते हैं ना, क्योंकि वो हमें एक होप देती है। चाहे वो स्पाइडरमैन हो या सुपरमैन, सभी सिंबल ऑफ होप है। और फ्लैश से भी हमें यही प्रेरणा मिलती है कि दुख, दर्द, पीड़ा ये तो लाइफ का पार्ट है। इन सब से लड़के ही तो हम सब अपनी अपनी लाइफ में सुपर हीरोज बनते हैं। और स्पाइडरमैन क्या है? सिर्फ एक बच्चा जिसकी अपनी लाइफ में हजारों प्रॉब्लम्स है, फिर भी वो अपनी जान दांव पे लगा के दुनिया को बचाता है। और सुपरमैन से बेहतर ह्यूमैनिटी को कौन समझ सकता है? और बैरी की स्ट्रगल से तो हम सभी रिलेट कर सकते हैं। हम सभी ने तो कभी ना कभी किसी न किसी अपने को खोया है। किसी ने अपनी माँ को तो किसी ने अपने पिता को, किसी ने दादा दादी तो किसी ने नाना नानी। हम सभी ने तो कुछ ना कुछ खोया है। और इस साल जो भी अच्छी सुपर हीरो मूवीज आई है, उन सभी में एक चीज कॉमन है कि वो सभी किसी ना किसी इमोशन के साथ जरूर खेली हैं। जैसे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में रॉकेट और उसके दोस्तों के साथ जो हुआ, उसने तो रुला दिया। और स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में ग्वेन और उसके फादर के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग, माइल्स को अपने फादर को बचाने की कोशिश, और मिगेल ओहारा के साथ जो हुआ, ओ माय गॉड, इन सब के दुख पे तो एक अलग वीडियो ऐसे बन सकता है। और ठीक ऐसे ही द फ्लैश भी इमोशंस के साथ खेल गई। और एंडी मुशैटी ने तो हंसने रोने के अलावा जितने भी इमोशंस होते हैं ना, सभी फील करा दिए। देखो, एंडी एक हॉरर फिल्म मेकर है जिन्होंने इट जैसी फिल्में बनाई हैं, जो कि स्टीफन किंग की नॉवल पे बेस्ड है। पेनीवाइज भुलाए नहीं भूलता है, और मामा जैसी हॉरर फिल्में ये बना चुके हैं। और द फ्लैश में भी जो पहला इमोशन मुझे फील हुआ, वो डर का था, हॉरर का था। कैन यू इमेजिन, सुपर हीरो मूवी और डर और हॉरर, ये क्या बात हुई? अरे यार, जो वो ओपनिंग एक्शन सीक्वेंस है जिसमें वो बिल्डिंग पूरी तरह से पलट जाती है, उसमें एक नर्स है और उस कमरे में कई सारे नवजात शिशु हैं जो खिड़की से बाहर गिर रहे हैं। इतनी ऊंचाई से वो नीचे गिर रहे हैं। आप लोगों को वो सीन देख के डर नहीं लगा? यार, मेरे को तो एक छोटे बच्चे को गोद में लेने में भी डर लगता है। इतनी हाइट से वो बच्चे गिर रहे हैं ना, अगर वो जमीन पे गिर गए तो उन बच्चों का ऑमलेट बन जाएगा। अगर फ्लैश उन्हें बचा ना सका तो। इस सीन में मेरी तो फट गई थी। और ये एक बार दिखाना काफी नहीं था। जब बैरी टाइम ट्रेवल करता है तो ये सीन दोबारा दिखाया जाता है। एंडी को अच्छे से पता है कि लोग बच्चों को लेके कितने सेंसिटिव होते हैं। वैसे हॉरर एस्पेक्ट मूवी में और भी है। जैसे दूसरे यूनिवर्स में जो बैरी का फ्यूचर वर्जन दिखाया है, उसको जो लुक दिया है वो किसी हॉरर फिल्म के भूत से कम नहीं है। और एक अच्छी फिल्म मेकर की यही तो खासियत होती है कि वो अपनी मूवी में हमें वो इमोशन फील करवा देते हैं जो हम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करते। और द फ्लैश में हॉरर मैंने तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब आते हैं दूसरे इमोशन पे। दुनिया में हमें सबसे ज्यादा प्यारी हमारी माँ होती है। वो पूरे 9 महीने कष्ट उठाती है सिर्फ हमें दुनिया में लाने के लिए। खुद 2 रोटी कम खा लेगी, पर हमें खाली पेट कभी सोने नहीं देती। हमें 7 बजे स्कूल जाना होता था तो वो खुद 4 बजे उठ जाती थी। कहते हैं भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उसने माँ बनाई। और पिता का प्यार तो तभी समझ आता है जब हम खुद पिता बनते हैं। वो दिन रात मेहनत करते हैं, वो हमारे लिए तो करते हैं,
एक पिता खुद भले ही फटी चप्पल और घिसे हुए जूतों में सालों निकाल दे, पर वो किसी न किसी बहाने अपने बच्चों के लिए नए कपड़े जरूर ले आता है। जो भी शौक उसके अधूरे रह जाते हैं, वो चाहता है उसके बच्चे के कोई शौक कभी अधूरे ना रह जाएं। हर पिता चाहता है कि उसके हिस्से की जवानी उसके बच्चे जिए। अब सोचो कोई दिन ऐसा है जब आप अपने मम्मी पापा दोनों को एक साथ खो दो। बैरी के साथ भी तो यही हुआ ना। जब वो बच्चा था, उसकी माँ को कोई जान से मार देता है और हत्या का इल्जाम उसके पिता पे आ जाता है। जबकि बैरी को पता है कि उसकी माँ की हत्या उसके पिता ने नहीं की, फिर भी बैरी ने एक ही पल में अपने दोनों माता पिता को खो दिया। एक की जान चली गई और दूसरे को कभी जस्टिस ही नहीं मिला। वो आज भी जेल में है। बैरी जो इतना एंग्शियस रहता है, लोगों से खुल के बात नहीं कर पाता, वो एंग्जाइटी उसकी इस ट्रॉमा की वजह से ही तो है। वो बचपन से अकेला ही रहा है और जब उसको पता चलता है कि वो टाइम ट्रेवल कर सकता है, समय में पीछे जा सकता है, तो सबसे पहला थॉट उसके दिमाग में यही आता है कि अगर वो टाइम में पीछे जाएगा तो वो अपनी माँ को मरने से बचा लेगा, और अगर उसकी माँ मरेगी नहीं तो उसके पापा को जेल नहीं होगी, उसके पापा उस केस में फंसेंगे नहीं। अब देखो यहाँ पे जो गलती नो वे होम ने की थी वो द फ्लैश नहीं करती। देखो जब नो वे होम में पीटर पार्कर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास गया था उस स्पेल के लिए, क्योंकि मिस्टीरियो ने स्पाइडरमैन की पहचान रिवील कर दी थी, तब स्पाइडरमैन के करीबी लोगों को मुश्किल हो गई थी। नेड और एमजे का कॉलेज एडमिशन भी कैंसिल हो गया था और इसी के कारण स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास गया था स्पेल के लिए, जिससे सब लोग स्पाइडरमैन की पहचान भूल जाएं। पर डॉक्टर स्ट्रेंज इतना ज्ञानी है तो उसको पता होना चाहिए ना कि टाइम के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। मल्टीवर्स से कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। डॉक्टर स्ट्रेंज इतनी आसानी से मान जाता है, जो कि बहुत अजीब लगता है। पर यहाँ पे द फ्लैश में जब फ्लैश बैटमैन को बताता है कि वो टाइम ट्रेवल कर सकता है और टाइम में पीछे जाके अपनी माँ को बचा सकता है और साथ ही साथ उसके मम्मी पापा को भी बचा सकता है, यानी कि बैटमैन ब्रूस वेन के मम्मी पापा को भी बचा सकता है, तो बैटमैन उसको साफ मना कर देता है कि टाइम के साथ छेड़छाड़ करना सही नहीं होगा। क्या पता टाइम ट्रेवल का क्या रिएक्शन हो, और हमारी ट्रेजेडी तो हमें वो बनाती है जो हम आज हैं। अगर थॉमस वेन और मार्था वेन नहीं मरे होते तो ब्रूस वेन कभी बैटमैन ही नहीं बनता। कुछ चीजें जिंदगी में ऐसी होती है जिन्हें फिक्स नहीं किया जा सकता। ये सीन कितना ज्यादा अच्छा है। सीरियसली बैटमैन ने कितना मैच्योर काम किया कंपेयर टू डॉक्टर स्ट्रेंज इन नो वे होम। पर बैटमैन के कहने से बैरी कहाँ रुकने वाला था। अरे माँ का सवाल है, जिएगा या मरेगा? मरेगा। बैरी माँ के लिए कुछ भी करेगा। अब टाइम ट्रेवल पे बात हो रही है तो आप लोग को बता दूं कि ये मूवी टाइम ट्रेवल वाले कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाती है और दिखाती भी है। देखो टाइम ट्रेवल ऐसे वर्क करता है, मानो ये आपकी टाइमलाइन है, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है। अगर आप इसमें जरा भी इधर उधर जाओगे तो एक न्यू टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी विद न्यू पास्ट और न्यू फ्यूचर। अब इसमें ज्यादा छेड़छाड़ करोगे तो ये मल्टीवर्स की स्पागेटी बन जाएगी। अरे चाउमीन और स्पागेटी तो बैटमैन ने बड़ी मस्त बनाई थी। जिस तरह से माइकल कीटन वाले बैटमैन ने ये समझाया है, मेरे जैसे मंद बुद्धि को भी आराम से समझ में आ गया। वैसे अगर आपको बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में पता है या आपने प्रीडेस्टिनेशन जैसी मूवी देखी है तो आपको द फ्लैश मूवी के टाइम ट्रेवल मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट को समझने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। हर अच्छे बच्चे की तरह अपने माँ बाप को बचाने के लिए बैरी टाइम ट्रेवल करता है, पर इसकी वजह से एक नया टाइमलाइन और एक नया यूनिवर्स बन जाता है। यहाँ पे सब उल्टा फुल्टा है। वंडर वुमेन तो है ही नहीं और सुपरमैन बचपन में ही मर गया है और उसकी जगह सुपर गर्ल है। माइकल कीटन वाला बैटमैन है जो कि बूढ़ा हो चुका है और बैरी 18 साल का है और अभी उसे फ्लैश वाली सुपर पावर मिली नहीं है। द फ्लैश फ्लैश पॉइंट कॉमिक्स का लूज अडेप्टेशन है, मतलब मूवी बिल्कुल भी कॉमिक एक्यूरेट नहीं है और कॉमिक ज्यादा लोग पढ़ते भी नहीं है। पढ़नी चाहिए, पढ़ा करो। वैसे डीसी एनिमेटेड यूनिवर्स की द फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स अगर आपने देखी हुई है तो कुछ सिमिलैरिटीज तो आपको फील हो जाएंगी, जैसे फ्लैश का अपनी पावर्स को खो देना और फिर अपनी पावर्स को वापस लाने की कोशिश करना। इस पूरे सीक्वेंस को मूवी में बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है। जब मेन फ्लैश अपने 18 साल वाले बैरी को सुपर पावर्स दिलाने जाता है, ठीक वैसे ही जैसे उसे मिली थी, तो उस समय 18 साल वाले बैरी को तो पावर्स मिल जाती है, पर जो अपना मेन बैरी है ना, जो फ्लैश है, उसकी सुपर पावर्स चली जाती है और उसी वक्त उस यूनिवर्स में जनरल जॉर्ड भी आ जाता है सुपर गर्ल को मारने। ठीक वैसे ही जैसे वो डीसीयू की मेन टाइमलाइन में आया था मैन ऑफ स्टील के वक्त सुपरमैन को मारने। यहाँ पे भी वही रीजन है, बस यहाँ पे जनरल जॉर्ड को सुपरमैन का नहीं बल्कि सुपर गर्ल का खून चाहिए, क्योंकि सुपर गर्ल के खून में क्रिप्टोनियंस का डीएनए है और वो अर्थ को क्रिप्टोनाइट बनाना चाहता है। पर यहाँ पे सुपर गर्ल ह्यूमंस की कैद में है, तो हमारा जो मेन बैरी है उसको लगता है कि जनरल जॉर्ड को तो सुपरमैन ही मार सकता है, क्योंकि सुपरमैन ने ही मैन ऑफ स्टील में जनरल जॉर्ड को मारा था। तो बिना पावर्स वाला मेन फ्लैश, 18 साल वाला बैरी जिसके पास अब पावर्स है, और माइकल कीटन वाला बैटमैन, ये तीनों मिलकर सुपरमैन को ह्यूमन आर्मी की कैद से निकालने जाते हैं।
जहाँ इन्हें पता लगता है कि ये सुपरमैन नहीं है बल्कि ये तो कोई लड़की है। तो बैरी फिर भी उसे वहां से छुड़ा ले आता है, ये कहकर कि ये लड़की को ऐसे बांध कर रखा गया है। यार हम इंसान ऐसे ही तो होते हैं ना, इंसान अगर इंसान के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। हम लोग का तो हेल्पिंग नेचर होता है ना, और वही हमें बैरी के कैरेक्टर में भी दिखता है। वो उस लड़की को नहीं जानता, उसको नहीं पता कि उसके अंदर सुपर पावर है, फिर भी वो उसको बचा लेता है। जब एक बार फिर से फ्लैश अपनी पावर्स लेने की कोशिश करता है और फिर से फेल हो जाता है, तब सुपर गर्ल उसकी मदद करती है, उसको बादलों में ले जाती है, उसे लाइटनिंग से हिट करवाती है। और वो इसलिए ऐसा करती है क्योंकि बैरी ने ही तो सुपर गर्ल को भी कैद से छुड़ाया था। जब सुपर गर्ल ने बैरी से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो बैरी कहता है कि हम इंसान ऐसे ही तो होते हैं। ये सीन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जब सुपर गर्ल की वजह से फ्लैश को उसकी पावर्स मिलती है ना, तो बहुत अच्छा फील होता है। ये ह्यूमैनिटी को डिस्क्राइब करने का परफेक्ट तरीका है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मैंने कहा ना, ये मूवी सारे इमोशंस फील कराती है। अब ये मेन टाइमलाइन तो है नहीं, तो पता नहीं इसमें जॉर्ड जीतेगा या सुपर गर्ल। मैन ऑफ स्टील में तो बैटमैन भी नहीं था, पर यहाँ माइकल कीटन वाला बैटमैन है, और अब इनका फेट बैरी के हाथों में है। वैसे तो हमारा बैरी भी अपनी माँ को बचाने इस टाइमलाइन में आया है, और यहाँ वाला जो 18 साल का बैरी है वो भी तो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। पर कुछ इंसिडेंट इनएविटेबल होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है जिन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। ऐसे ही बैरी की माँ का मरना इनएविटेबल है। यही ट्रेजेडी तो उसको फ्लैश बनाती है। अगर मेन बैरी को अपनी टाइमलाइन में वापस जाना है तो इस टाइमलाइन का, इस यूनिवर्स का खत्म होना बहुत जरूरी है। इस टाइमलाइन में जनरल जॉर्ड को हराया नहीं जा सकता, तो इस टाइमलाइन में अर्थ का सरवाइव करने का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ये अर्थ तो फ्लैश की गलती से क्रिएट हुआ है। बैटमैन ने तो मना किया था ना उसे टाइम से छेड़छाड़ करने के लिए। और जब वो मोमेंट आता है जब बैरी को ये रियलाइज हो जाता है कि चाहे वो जो भी कर ले, वो बैटमैन और सुपरगर्ल को बचा नहीं सकता, और ये वाला अर्थ तो खत्म होगा ही होगा। अगर वो अपनी टाइमलाइन में वापस नहीं पहुंचा तो वो भी यहीं मर जाएगा, और मेन टाइमलाइन में कोई फ्लैश होगा ही नहीं। तो माँ तो अब वैसे भी नहीं बचेगी, और अब वो अपने पापा को भी बेगुनाह साबित नहीं कर पाएगा। ये मोमेंट बहुत ही इमोशनल था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी बैटमैन को मरते हुए देखूंगा। बैटमैन कैसे मर सकता है यार, वो बैटमैन है। जैसा कि हम जानते हैं बैटमैन अपने वादों से मुकरता नहीं है, और मरने से वो कभी डरता नहीं है। और लास्ट में भी बैटमैन यही कहता है कि यही मेरी मंजिल है। वैसे भी फ्लैश की वजह से माइकल कीटन वाले बैटमैन को एक लास्ट बार बैटमैन बनने का मौका मिला। इस यूनिवर्स में बैटमैन बूढ़ा हो चुका है। जब वो बूढ़ा हो गया है तो अल्फ्रेड का सोचो, वो तो कब्र में लेट चुका है। इस अर्थ में गॉथम सबसे सेफेस्ट प्लेस बन चुका है, और बैटमैन की जरूरत किसी को नहीं है। ऐसे में फ्लैश के आने की वजह से इस बैटमैन को एक आखिरी चांस मिलता है मिशन पे जाने का। ही लिव्ड लाइक अ हीरो, ही डाइड लाइक अ हीरो। और मरते मरते भी बैटमैन हमें ये सिखा गया कि जीवन और मौत तो लाइफ का हिस्सा है। जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें बदला नहीं जा सकता। हमें हमारे दुख, दर्द और पीड़ा ही स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जो कभी हारा ही ना हो उसको जीत का असली मतलब कभी पता ही नहीं चलता। जीत की भूख होती उसको है जो कभी जीता ना हो। वैसे याद आया, जून में मेंस मेंटल हेल्थ मंथ होता है, तो प्लीज बी स्ट्रॉन्ग एंड अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए। हाँ, द फ्लैश में जो दो बैरीज दिखाए गए हैं वो काफी एक दूसरे से डिफरेंट थे, जो कि होना जायज भी है। एक बैरी अपने माता पिता के साथ अपनी लाइफ बिताता है, और दूसरा बैरी हमेशा से अकेला रहा है। उसकी माँ मर गई है और पिताजी जेल में है। तो एक बैरी तो बड़ा खुश मिजाज है, वो अपने कच्चे भी अपनी माँ से धुलवाता है। सच में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो वो बैरी की दो डिफरेंट पर्सनालिटीज को देखना भी बहुत इंटरेस्टिंग था। ऐसे ही माइकल कीटन का बैटमैन और सुपरगर्ल को भी काफी अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। बैटमैन की केव को एक बार फिर से देखना बड़ा औसम था। टिम बर्टन अपनी मूवीज में जो नहीं कर पाए उसको एंडी मुशैटी ने कर दिखाया, वो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से। सुपरगर्ल के सीन्स मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगे, बढ़िया लग रही थी सुपरगर्ल। तो टाइम ट्रैवल और मल्टीवर्स को काफी अच्छे से दिखाया गया है, और मूवी जब खत्म होती है तो हमारा मेन बैरी अपना फ्लैश एक दूसरे यूनिवर्स में आ गया है। डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स वाला यूनिवर्स नहीं है, जैक स्नाइडर वाला यूनिवर्स नहीं है। इसमें जॉर्ज क्लूनी का बैटमैन है, इसमें एक्वामैन तो जेसन मोमोआ वाला ही है, लेकिन उसका कैरेक्टर काफी डिफरेंट है जैक स्नाइडर के यूनिवर्स से। जैसा कि हमें पता ही है कि डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स का सॉफ्ट रिबूट हो रहा है, और जेम्स गन का डीसी यूनिवर्स में कुछ पुराने एक्टर्स रहने वाले हैं, जैसे कि जेम्स गन की सुसाइड स्क्वाड के कैरेक्टर्स, और जेसन मोमोआ का फीचर भी है डीसी यूनिवर्स में। और मुझे लगता है कि जेम्स गन के डीसी यूनिवर्स में हमें जेसन मोमोआ एज अ एक्वामैन ही दिखेंगे। और जैक स्नाइडर के यूनिवर्स को भी इन्होंने डिस्ट्रॉय नहीं किया है, बल्कि फ्यूचर में जब उन्हें पैसे कमाने का मन होगा उसको वापस लाया जा सकता है। और जैसे कि रूमर्स आ रहे हैं, फ्लैश का सीक्वल भी बन सकता है।
क्योंकि वो अपने मेन यूनिवर्स में मतलब जैक स्नाइडर के यूनिवर्स में वापस थोड़ी पहुंचा है। और बैन एफ्लेक का बैटमैन, वंडर वुमेन और हेनरी कैविल का सुपरमैन अभी भी जिंदा है, तो फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। और ये अच्छा ही किया इन्होंने कि सारे रास्ते क्लोज नहीं किए। क्या पता आज से 10 साल बाद हमें जेम्स गन और जैक स्नाइडर का कोलैबोरेशन देखने को मिल जाए। मे बी फ्यूचर में जैक स्नाइडर को अपनी स्टोरीज कंप्लीट करने का मौका मिल जाए। कल किसने देखा है, और कम से कम हम होप तो कर ही सकते हैं ना, क्योंकि यूनिवर्स तो केवल माइकल कीटन वाला खत्म हुआ है। फ्लैश ने अपने टाइम ट्रेवल से एक नई टाइमलाइन क्रिएट कर दी जहां पर हर चीज उल्टी फुल्टी हो गई। सुपरमैन की जगह सुपरगर्ल और माइकल कीटन के बैटमैन को एक आखिरी मिशन पे जाने का मौका मिला। बैरी को अपनी पावर्स वापस मिल गई, लेकिन वो अपने माँ को बचाने की कोशिश में हार गया। वो समझ गया कि जीवन में कुछ चीजें बदली नहीं जा सकती और कुछ पीड़ा इनएविटेबल होती है। फिल्म ने टाइम ट्रेवल और मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को काफी अच्छे से एक्सप्लोर किया है। हमें अलग अलग बैरीज और उनकी पर्सनैलिटीज देखने को मिली, और माइकल कीटन वाला बैटमैन और सुपरगर्ल को भी बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया गया है। मूवी ने इमोशंस को बड़े ही सही तरीके से डिपिक्ट किया है और ह्यूमैनिटी का सही रूप दिखाया है। इस मूवी के एंड में हमारा मेन बैरी एक अलग ही यूनिवर्स में पहुंच गया है, जहां जॉर्ज क्लूनी का बैटमैन है और जैक स्नाइडर के यूनिवर्स को भी डिस्ट्रॉय नहीं किया गया है और फ्यूचर में उनके वापस आने के चांस है। इससे हमें होप मिलती है कि शायद फ्यूचर में हमें जेम्स गन और जैक स्नाइडर का कोलैबोरेशन देखने को मिल पाए और जैक स्नाइडर की स्टोरीज कंप्लीट हो सके। ओवरऑल द फ्लैश एक एक्साइटिंग थॉट प्रोवोकिंग मूवी है जिसने टाइम ट्रैवल, मल्टीवर्स और आइकॉनिक कैरेक्टर्स का ब्लेंड दिखाया गया है। इस फिल्म ने ऑडियंस को एंटरटेन किया और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को भी ओपन रखा है। इससे हमें समझाया गया कि जीवन में हर एक पल इम्पोर्टेंट होता है और जीत हार दोनों ही जीवन का हिस्सा है।